आज के प्रबोधन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, जिनको विधानसभा का अनुभव है, विधानसभा मंत्री का अनुभव है, लोकसभा में मंत्री के रूप में अनुभव है और विशेष रूप से संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी अनुभव है। ऐसे अनुभवी और मुख्यमंत्री जी ने सही कहा, तोमर साहब के लिए गंभीर मध्य प्रदेश के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी, जिनको लंबा अनुभव विधानसभा का रहा, संगठन का रहा और कई बार मंत्री बनने का अनुभव भी रहा, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी, राज्य के उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सभी अधिकारीगण, मैं सभी माननीय विधायकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जो चुनकर आए हैं और जिनको जनता ने बहुत अपेक्षा आकांक्षाओं से चुना है। मुझे आशा है कि वह जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि 16वीं विधानसभा में करीबन 30% 69 माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं। कई माननीय सदस्य ऐसे भी हैं जिनको मंत्री बनने का अनुभव है केंद्र में, लेकिन राज्य विधानसभा में पहली बार चुनकर आए हैं। तो निश्चित रूप से जो चुनकर आए हैं पहले भी और जो कई बार विधायक रह चुके हैं, उन सबको आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमें नए अनुभव, नए ज्ञान का लाभ मिलेगा। अनुभव, ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको जब मिले, जिस समय मिले, प्राप्त करते रहना चाहिए। और विशेष रूप से लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाओं में परिदृश्य परिवर्तन होता रहता है। राजनीतिक परिदृश्य चेंज होता है, सामाजिक परिदृश्य चेंज होता है, आर्थिक परिदृश्य भी चेंज होता है। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम जितना अनुभव जनता से प्राप्त करें, उनसे सीख से प्राप्त करें, उस अनुभव और ज्ञान का लाभ विधानसभा के माध्यम से राज्य की जनता को मिले। क्योंकि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है।
इस मध्य प्रदेश की धरती से जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, भारत के संविधान के शिल्पकार हैं और आज भी ये संविधान हमारा मार्गदर्शन एक जीवंत दस्तावेज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली ये है। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी, रानी झांसी की रानी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राष्ट्रपति के रूप में स्वर्गीय शंकर दयाल शर्मा जी हो, और जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर इस लोकतांत्रिक को एक दिशा दी, लोकतंत्र को एक दिशा दी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इसी धरती से आते हैं। तो ये धरती की एक बड़ी महिमा है और मुझे खुशी है यहाँ के मुख्यमंत्रियों ने, यहाँ के विधानसभा अध्यक्षों ने का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, गौरवशाली परंपराएं रही है और आप सबको सौभाग्य मिला है कि आप इस गौरवशाली विधानसभा के सदस्य हैं और गौरवशाली विधानसभा के सदस्य होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि आप विधायक के रूप में जहां जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं तो पूरी करेंगे सही, लेकिन उसके साथ साथ किस तरीके से हम प्रदेश के सर्वांगीण विकास की योजना बनाएंगे। विधानमंडल हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रमुख संस्था होती है और इस नाते राज्य का लोकतांत्रिक संस्थाओं का सर्वोच्च सदन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राज्य के विकास के लिए और राज्य की जनता की आकांक्षाओं के लिए इस विधानमंडल में चर्चा करें और किस तरीके से चर्चा संवाद के साथ हम प्रदेश के अंदर सामाजिक आर्थिक बदलाव कर सकते हैं। जब हम लोकतंत्र के इतिहास को देखते हैं तो लोकतंत्र हमारे विचारों में, हमारी कार्यशैली में है। लोकतंत्र हमारी आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र ऋग्वेद से लेकर कितने ही समय तक हमने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से समाज में सामाजिक परिवर्तन भी किया, अच्छी परंपराएं डाली और लोकतंत्र के माध्यम से हमने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखा। और इसीलिए लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य और लोकतंत्र हमारे विचारों में, अभिव्यक्ति में, कार्यप्रणाली में, हम आजादी के आंदोलन को भी देखें तो भी हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आजादी का आंदोलन लड़ा। उस समय कोई सोच नहीं सकता था कि आजादी का आंदोलन हम जन आंदोलन के माध्यम से आजादी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जन आंदोलन के आधार पर हमने आजादी प्राप्त की। जब इतिहास और विरासत लिखी जाती है तो इस जन आंदोलन के कारण आजादी का नया इतिहास आया। कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई संघर्ष नहीं किया, कोई कुर्बानियां नहीं दी, बलिदान नहीं दिए, वो देश भी आजाद हुए। लेकिन हमारे जो जन आंदोलन था, उस जन आंदोलन से दुनिया ने प्रेरणा ली और आज भी 75 वर्ष की लोकतांत्रिक यात्रा में हमने जो कुछ भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन किया इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से किया
चर्चा, संवाद, विचार विमर्श से किया, सहमति असहमति से किया। और इसीलिए हम दुनिया में कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश है। हम लोकतांत्रिक देश, हमारी परंपरा परपाटी विचारों में तो है सही, लेकिन दुनिया के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना, ये भी दुनिया के अंदर लोग देखते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी P20 में आए और उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए आश्चर्यचकित हुए, इंग्लिश में 900 मिलियन बोलते हैं, अपन 90 करोड़ बोलते हैं, तो 90 करोड़ मतदान की प्रक्रिया करना, निष्पक्ष करना, निर्वाध करना, दूर दराज के गांवों तक मतदान कराना, ये दुनिया के देश आश्चर्यचकित करते हैं। क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं जिसकी आबादी हमसे आधी भी हो, लेकिन उसके बाद भी इस 75 वर्ष की लोकतंत्र यात्रा में हमारा चुनाव प्रबंध पारदर्शितापूर्ण रहा, जवाबदेही रहा। और जितने सहज रूप से हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सत्ता का हस्तांतरण किया, ये भी दुनिया के अंदर अपने आप में आश्चर्यचकित है कि जनता जनादेश देती है और जिसको जनादेश देते हैं सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण होता है। और इसीलिए लोकतंत्र ही प्रक्रिया ही सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है, ये हमने साबित की। हमारे पास आजादी के बाद कई विकल्प थे, लेकिन हमने संसदीय लोकतंत्र में अपनाया। आज जब हम कभी IPU के सम्मेलन में जाते हैं तो आज ये मानना है कि संसदीय लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और हमने लोकतंत्र यही नहीं कि हमने केंद्रीय रूप से लोकतंत्र, हमारी पंचायत से लेकर दिल्ली तक, संसद तक हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुनना और उन प्रक्रियाओं से लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन करना, यह हमारी लोकतंत्र की ताकत है। और इसलिए जब लोकतंत्र की ताकत हमारी है तो लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था विधानसभा है, लोकसभा है। ये विधानसभा लोकसभा कैसे चलनी चाहिए, ये जिम्मेदारी माननीय विधायकों की है। संस्था की कार्यप्रणाली, उसकी सर्वश्रेष्ठता है, लेकिन उसमें काम करने वाले, उसमें अपने दायित्व को निभाने वाले, उसकी हिस्सेदारी वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से कैसे बेहतर परिणाम ला सकते हैं, कैसे हम सामाजिक आर्थिक कल्याण के साथ राजनीतिक परिदृश्य के अंदर एक विकास की नई अवधारणा खड़ा कर हम नैतिक रूप से काम करते हुए एक व्यापक बदलाव अपने अपने राज्यों में ला सकते हैं। और इसीलिए हमारी बार बार चिंताएं रहती है कि विधानसभाओं में जो गरिमा गिरती जा रही, जो शालीनता गिरती जा रही, जिसका जिक्र अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने भी किया। मुझे याद है 2001 के अंदर जब देश भर के सारे विधानसभा के अध्यक्ष, देश के अंदर सभी राजनीतिक दल के नेता बैठे थे और उस समय एक बात की चिंता की थी कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर हमारी गरिमा शालीनता गिरती जा रही, उस विषय पर एक लंबी चर्चा हुई थी। और सभी का मानना था कि सदन के अंदर गरिमा शालीनता बनी रहनी चाहिए और गरिमा शालीनता बनी रहेगी, विधानसभा के अंदर अच्छी डिबेट होगी, चर्चा होगी, संवाद होगा, तो एक बेहतर परिणाम भी आएगा और जो उसमें हिस्सेदारी लेने वाले हैं वो भी सर्वश्रेष्ठ नेता बनेंगे। और आज चाहे लोकसभा विधानसभा हो, देश और प्रदेश के ऐसे नेता हैं जो इन सदनों से ही नेता बने हैं। इन सदनों के अंदर चर्चा, संवाद, डिबेट से ही नेता बने हैं। एक विधायक अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन अगर वह राज्य का नेता बनना चाहता है तो उसके लिए विधान मंडल एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से
वो राज्य की भावनाओं को अभिव्यक्ति कर सकता है, कानून बना सकते समय सार्थक चर्चा कर सकता है, और अपनी डिबेट और चर्चा के अंदर जितनी सार्थक चर्चा करेगा उतना ही वो लीडर प्रदेश का बनेगा। मुझे याद है कि मैं विधानसभा में रहा, लोकसभा में रहा, अभी धीरे धीरे माननीय विधायकों चाहे सांसदों में सदन में भी देखता हूं, वो अपने क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं, अपने क्षेत्र की सीमित बातों पर चर्चा करते हैं। वह कभी पूरे देश की या प्रदेश की चर्चाओं में उनकी रुचि कम हो गई, और यह बहुत चिंता का विषय है। जैसा तोमर साहब ने कहा, चाहे प्रश्नकाल हो, प्रश्नकाल के अंदर प्रश्न पूछने वाला जितना संक्षिप्त में प्रश्न पूछेगा उतना ही उत्तर मंत्री को देने में परेशानी होगी, और जितना लंबा प्रश्न पूछेगा उतना ही मंत्री जी को जवाब देने में आसानी होगी। इसलिए संक्षिप्त में प्रश्न पूछना और संक्षिप्त में माननीय मंत्री जी को जवाब देना, यह सबसे पहले प्रश्नकाल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो ज्यादा लंबा जवाब देता है मंत्री जी, उससे भी सप्लीमेंट्री पूछते तो मंत्री जी भी उसमें उलझ जाते हैं। इसलिए प्रश्नकाल के अंदर जब प्रश्न लगे, अगर माननीय विधायक पूरी तैयारी के साथ पूछे तो निश्चित रूप से मंत्री जी भी पूरी तैयारी करके आएंगे। और मेरा तो मानना है जितनी ज्यादा विधानसभा के सत्र होंगे उतनी सरकार में पारदर्शिता आएगी, और उसका अनुभव भी लाभ मंत्रियों को मिलेगा, क्योंकि जब ब्रीफिंग लेते हैं मंत्री तो उनको विधानसभा के अंदर ब्रीफिंग लेने से ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा में तो नेचर है, लोकसभा के अंदर जब कभी माननीय मंत्री आते हैं तो बड़ी लंबी ब्रीफिंग पढ़ते हैं और लंबा करते हैं। और राज्यों में अभी ये प्रक्रिया परंपराएं कम है। अगर राज्य के अंदर भी कुछ लोकसभा के अंदर जिस तरीके से प्रश्न के समय एक लंबी, क्योंकि तोमर साहब यहाँ अध्यक्ष हैं तो समय समय पर माननीय मंत्रीगण और विधायकों को भी लगातार चर्चा करते रहेंगे, उतना ही मंत्री भी उस डिपार्टमेंट को समझेगा, और विधायक भी जो प्रश्न पूछने वाला है वो डिपार्टमेंट की पूरा एक प्रश्न के अंदर अगर वो पुराने प्रश्नों के सारे जवाबों का अध्ययन करने के बाद अगर प्रश्न लगाता है और उसके प्रश्न का उत्तर पूछता है तो निश्चित रूप से सदन के अंदर भी और सरकार के अंदर भी पारदर्शिता आएगी, और सरकार भी पूरी तैयारी के साथ माननीय विधायक जी को जवाब देगी। और इसलिए मेरा मानना है कि अभी जो चिंता है, हर कानून बनाते समय कानून पर एक लंबी चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए, सार्थक होनी चाहिए। कई बार मुझे लगता है कि जैसे कोर्ट में एक आता ना, एक वकील एक पक्ष का तो उसको विपक्ष में बोलना ही बोलना है, क्योंकि वह तो उस पक्ष का वकील है। पक्ष में बोलने वाले को पक्ष में बोलना ही बोलना है। मेरा मानना है कि प्रतिपक्ष को भी कानून सही है तो सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए, कानून में कमी है तो डिबेट करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, तर्क के साथ करना चाहिए। हमारा काम सत्ता पक्ष का प्रतिपक्ष का एक है कि जो सरकार नीतियां बना रही है उसकी नीतियां की जितनी सकारात्मक रूप से आलोचना करेंगे, सरकार उतनी पारदर्शिता से काम करेगी। कानून बनाते समय अगर हम तर्कों के साथ चर्चा करेंगे तो कानून बेहतर बनेगा, उससे राज्य का कल्याण बेहतरीन होगा। इसलिए कानून बनाते समय हमारी चर्चा गंभीर होना चाहिए, और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि हर कानून बनाने के पहले कभी न कभी कोई न कानून में संशोधन लाए होंगे। तो माननीय विधायक उन पुराने कानूनों में जो चर्चा हुई हो पक्ष विपक्ष की, उसका रिसर्च करके अध्ययन कर अगर कानून पर चर्चा करेंगे तो बेहतर यूनिट बनना चाहिए। और वो रिसर्च की यूनिट, क्योंकि विधानसभा तो सब दल के होते हैं, कोई दल से तो होता नहीं, चाहे सत्ता और पक्ष को जितना अनुभव जितना ज्ञान विधायक प्राप्त करना करे। लेकिन मेरा मानना है कि कानूनों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कानून अगर ब्यूरोक्रेसी बनाती है उसको विधायिका लाती है हर कानून में, क्योंकि कानून सरल भाषा में भी होने चाहिए
और कानून बनाने के उद्देश्यों से लेकर उसके कानून के इफेक्ट तक, एक कानून बन जाता है उसका बहुत लंबा प्रभाव पड़ता है। और कानून बनने के बाद कई बार एक्ट आने के बाद उसके रूल्स बनने में सालों लग जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जब एक्ट पास हो, कम समय के अंदर उसके रूल्स बन जाए ताकि उसका ज्यादा प्रभावी पड़ेगा। क्योंकि मैं कई बार पार्लियामेंट में मैंने देखा कि एक्ट पास हुए कई 2 साल हो गए और उसके रूल्स अभी तक नहीं बने, ऐसा भी मैंने अनुभव किया है। इसलिए मेरा मानना है कि जैसे एक्ट पास हो उसके रूल्स भी साथ के साथ बन जाए ताकि उसके बेहतर परिणाम। मेरे को पता था कि मैंने 16वीं लोकसभा के अंदर, 14वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा के कई एक्ट पास हो गए, 13वीं लोकसभा के रूल्स ही नहीं बने। तो ये जब तक रूल्स नहीं बनेंगे, जब तक उस लागू नहीं होंगे। इसलिए कानून बनाते समय कानून का बहुत लंबा इफेक्ट पड़ता है। एक कानून का उस प्रदेश की जनता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए कानून हमारे लिए बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सदन होती है और उस पर हमारी चर्चा और डिबेट बहुत सकारात्मक होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप सब लंबे अनुभव हैं। मेरा तो इतना ही कहना है कि जो नई परंपरा चल गई है, नियोजित तरीके से विधानसभाओं में व्यवधान पैदा करना, उसको हमें उस परंपरा को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार तो नियोजित तरीके से विधानसभाएं, लोकसभाएं केवल स्थगित करनी है, आज तो कोई तर्क नहीं, कोई डिबेट नहीं करनी, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। इसलिए मैं हमेशा एक मंच पे कहता हूं कि हमारा विरोध हो सकता है, प्रतिपक्ष का काम विरोध करना और जोर से असहमति करना, लेकिन सदन में असहमति हो, तर्क हो, वो सदन में हो। सदन में अगर व्यवधान होगा, सदन स्थगित ज्यादा होगी, तो उसका सकारात्मक उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जितनी सदन में चर्चा होगी, प्रतिपक्ष को भी अपनी बात को कहने का मौका मिलेगा और सरकार को भी अपनी बात को कहने का मौका मिलेगा। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम विधानसभा को मॉडल बनाएं। कोई भी विषय, कोई भी मुद्दा हो, उस मुद्दे पर चर्चा हो तो विधानसभा की महिमा भी बढ़ेगी और उसकी गरिमा भी बढ़ेगी। और क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये विषय सरकार हमारे तर्क को नहीं मानती, तो उसके कई सारी चीजें होती है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा न चले, ये अच्छी परंपरा नहीं है। क्योंकि हम सब इस बात की चिंता करते हैं स्पीकर कॉन्फ्रेंस में कि लगातार विधानसभाओं की संख्या घटना हम सबके लिए चिंता का विषय, विशेष रूप से माननीय विधायक के लिए जो किसी भी पक्ष के लिए चुनकर आए हैं। इसलिए विधानसभाओं की संख्या न घटे, विधानसभा पूरे समय चले और पहली बार आने वाले माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर विधानसभा में मिले ताकि वह बेहतर तरीके से अपने क्षेत्र के और प्रदेश की बातों को ठीक तरीके से कह सके। मैंने प्रयास किया है। मैं जब मुझे कोई बहुत लंबा अनुभव नहीं था, लेकिन हमने पहली लोकसभा के पहले सत्र के अंदर 137% उत्पादकता रही और 1 घंटे भी हमारी लोकसभा कभी व्यवधान नहीं हुई, पूरे समय चली। रात को 12-12 बजे तक चली, 11 बजे तक चली और 11-12 बजे तक भी लोग उपस्थित थे। और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने सही कहा, श्रेष्ठ विधायक वही बन सकता है जो पूरे समय सदन में बैठे। हमारे कई माननीय सांसद हैं जो सुबह आते हैं और संसद के समाप्त होने तक सत्र में बैठे रहते हैं। जितना हम सदन में बैठेंगे उतने ही अपन को नए अनुभव मिलेंगे और उस अनुभव का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और मेरा दावा है, केवल एक विधायक बनना है तो आप आकर चले जाएं, लेकिन आपको प्रदेश के नेता बनना है तो पूरे समय विधानसभा बैठकर तर्क से, मुद्दों से हमें चर्चा करने की परंपराओं को डालना चाहिए। और मेरा मानना है कि जितनी श्रेष्ठ चर्चा होगी, संवाद होगा, वाद विवाद होगा, उतना ही बेहतर परिणाम होगा। और सरकार के लिए भी यही सकारात्मक रहता है, चर्चा हो, संवाद हो, क्योंकि सरकार के पास भी पक्ष जब भी आता है और राज्य की विधानसभा एक ऐसा पक्ष रहती है माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां राज्य की विधानसभा में राज्य की सारी चर्चाओं का, सारी समस्याओं का, सारे मुद्दों का
और जो हमें जानकारी नहीं होती है उस सारे प्रदेश की जानकारी मिलने का एक कोई मंच है तो वो विधानसभा है, जहां पूरे प्रदेश की जानकारी आपको मिल जाती है और उस जानकारी को हम सकारात्मक रूप से लें। एक प्रश्न लगाए तो प्रश्न क्यों लगाया, उसके प्रश्न के पीछे के अनुभव, उसके क्या कारण है, क्यों विधायक ने प्रश्न कराया, उसके पीछे के कारण, अगर उसका पूरा प्रश्न के बाद भी उसका रिसर्च होगा, कोई ने मुद्दा उठाया चाहे प्रतिपक्ष का व्यक्ति हो, अगर मुद्दा सही है, सकारात्मक है, तो हमें सकारात्मक रूप से लेकर उसके बेहतर परिणाम लाने की प्रयास करना चाहिए। इसलिए राज्य की विधानसभा हमारी लोकतंत्र के अंदर सर्वोच्च मंच है, जहां हम राज्य का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उनकी कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। और हमें चुनकर जनता इसलिए भेजती है कि हम उनकी बातों को, उनके अनुभव को, उनकी कठिनाइयों को, आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को सदन में रखें और सरकार से अपेक्षा रहती है कि वो जनता के अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करे। मुझे आशा है मध्य प्रदेश की विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है, माननीय अध्यक्ष जी भी बहुत अनुभवी हैं, नई परंपराएं, नई परिपाटियां हमें शुरू करना चाहिए और जो देश के अंदर एक मॉडल विधानसभा बने, जहां पर पूरे समय विधानसभा चले, हर मुद्दों पर चर्चा हो और सरकार भी उठाए गए मुद्दों को सकारात्मक दिशा में ले, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, तो हम एक बेहतर परिणाम ला सकते हैं। और प्रदेश की जनता का जो कल्याण करने की जिम्मेदारी हमें दी है, जिस अपेक्षा आकांक्षाओं के बड़े विश्वास के साथ हमें चुनकर भेजा है, मुझे आशा है कि हम जनता के विश्वास और भरोसे को और कायम करेंगे और सरकार जिस तरीके से यहाँ चुनकर आई है, मुझे आशा है यहाँ के मुख्यमंत्री उन्हीं विश्वास भरोसों को और कायम करते हुए बेहतरी के लिए काम करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो राज्य के विकास का एक नया मॉडल बना सकता है और उन सब मॉडल बनाने में सभी विधायकों का सकारात्मक सहयोग हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।